तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर को लेकर के, नालंदा। और नालंदा जो है वो एक समय में, यानी कि प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और नालंदा की जो बिल्डिंग है उसके अंदर 8 बड़े बड़े हॉल थे, उसके अलावा 300 कमरे हुआ करते थे, जिसमें अलग अलग विषयों की पढ़ाई की जाती थी, पढ़ाई करवाई जाती थी। यानी कि भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल जो था वो नालंदा के क्षेत्र में था। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा के अंदर। मैं चित्रांश दादेश आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी स्टाइल इस लेक्चर के बारे में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले हमारे लेखक से। और लेखक जो है हमारे इस चैप्टर के, यानी कि नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन स्थान, जो कि पढ़ने का था, पढ़ने का, अध्ययन करने का, सीखने का प्राचीन स्थान जो था नालंदा। ठीक है, तो इसके जो लेखक है बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, हम सभी बाय फोटो बाय नेम हर तरह से इन्हें पहचानते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 1884 में हुआ था और 1962 में 1962 में जिनका परमपद, जिनका निधन हो गया था। बॉर्न इन झेरादी, बिहार में झेरादी नाम की जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणतंत्र या लोकतंत्र के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति ये थे। एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होने के नाते, ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। यानी कि मॉडरेट तौर पर, यानी कि बहुत ही सामान्य तौर पर हमें इनका इन्फ्लुएंस या इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, यानी कि राजनीतिक विचारकता जो है उस पीरियड की, यानी कि उस समय की, उस काल की, जिस समय में, जिस काल में ये राष्ट्रपति थे, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था राजनीतिक विचारकों पर। ही ऑल्सो शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन। उन्होंने गांधी जी का जो महान दृष्टिकोण था, नजरिया था, उसको भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। द मेकिंग ऑफ द न्यू मैन इन सोसाइटी, यानी कि समाज में नए व्यक्ति का निर्माण। कि अब भारत जिस समय एक संक्रमण काल के दौरान था, यानी कि जब हम परतंत्र से स्वतंत्र हो रहे थे, वो संक्रमण काल था। यानी कि भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि उससे पहले भारत जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब ये संघर्ष समाप्त हो चुका था, भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका था। तो गांधी जी यहाँ पर बात करते हैं कि हमें नए तरह के लोग अब चाहिए समाज में। अब हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हें सरकार के साथ मिलकर के देश को विकासशील बनाना है, विकसित बनाना है, ना कि सरकार के विरुद्ध कार्य करना है। क्योंकि तब तक लोग जो है सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे थे और उनके आचरण में, उनके व्यवहार में ये चीज आ गई थी। तो गांधी जी जो है इस बारे में बात करते हैं, द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी, एक नए व्यक्ति का निर्माण समाज में। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और यहां पर एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। हम सभी को ये डायलॉग जो है अच्छी तरीके से याद है, लेकिन हिंदी में याद है। हिंदी में इसके लिए क्या क्या गया है? सादा जीवन, उच्च विचार। इसके बारे में यहां पर गांधी जी बात करते हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रसाद वॉज अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन यानी कि वे एक सरकारी पद पर, यानी कि बहुत ही स्टेट के एक पद पर, सरकारी पद कह सकते हो, गवर्नमेंट की एक जो पोस्ट है उस पर बैठे हुए व्यक्ति थे। स्कॉलर थे, बहुत ही पंडित थे, विद्वान थे। हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद भी थे। लॉफ्टी, बहुत ही बुलंद प्रतिभा के धनी थे। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी व्यक्ति थे। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, बहुत ही महान रचनात्मक विचारक थे। कैसे थे? रचनात्मक, यानी कि इनकी जो विचारशीलता थी वो कैसी थी? रचनात्मक थी, चीजों के रचना करने के बारे में ये सोचते थे। द स्पीच नालंदा, तो ये जो भाषण है नालंदा, एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, भारत की प्राचीन समय की जो सीट ऑफ लर्निंग है, स्थान है लर्निंग का, पढ़ने का। टेकन फ्रॉम स्पीचेस, इन्हें भाषणों से लिया गया है जो राजेंद्र प्रसाद जी ने दिए हैं वॉल्यूम 1 में। वॉज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो भाषण दिए गए। एट द फाउंडेशन स्टोन, जब फाउंडेशन स्टोन
लाइंग सेरेमनी का मतलब होता है किसी भी चीज की नींव रखना, और अगर आप प्रॉपर हिंदी में बात करोगे तो आप कहोगे शिलान्यास समारोह। क्या कहोगे? शिलान्यास समारोह। किस चीज का शिलान्यास समारोह हो रहा था जिस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाषण दिया था? तो वो हो रहा था मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि मगध अनुसंधान केंद्र जो है उसका शिलान्यास हो रहा था नालंदा के अंदर। कब हो रहा था? नवंबर 20 1951 को, यानी कि 20 नवंबर 1951 को नालंदा के अंदर शिलान्यास कार्यक्रम किया गया था। इन दिस स्पीच, इस भाषण के अंदर वो क्या बताते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनंसिएटेड, यानी कि वो बतलाते हैं द पास्ट ग्लोरी, यानी कि हमारे भूतकाल के समय में नालंदा की क्या शान थी, ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड प्लीड्स, और सभी से निवेदन करते हैं फॉर इट्स रिवाइवल। रिवाइवल मतलब कि वह परंपरा या वह समय जो अब मृत हो चुका है उसको वापस पुनर्जीवित करने का, पुनर्प्रारंभ करने का निवेदन वो सभी लोगों से करते हैं। हिज एम्फसाइज ऑन द परफेक्टली हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, और वे एम्फसाइज करते हैं, यानी कि वे क्या करते हैं? वे जोर देते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं एम्फसाइज करना, किसी चीज पर जोर देना, कि परफेक्टली हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब है स्नेहपूर्ण, परफेक्टली स्नेहपूर्ण रिलेशनशिप यानी रिश्ता होना चाहिए गुरु एंड शिष्य के बीच में। तो गुरु, और देखो गुरु परंपरा और टीचर परंपरा में थोड़ा सा अंतर है ना। मैं जैसे कि गुरु परंपरा को ज्यादा मानता हूं, मैं शिक्षक को एक वो होता है ना कि सर मैंने पैसे दिए हैं तो अब आपको मेरे को ये सर्विस देनी पड़ेगी, मैं उस तरह की परंपरा नहीं मानता। मतलब मैं उस परंपरा में ज्यादा विश्वास नहीं करता कि भाई पैसा दिया है तो तुम अब आप हमारे नौकर हो गए गुरुजी, अब तो जैसे हम कहेंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा, हमने पैसे दे दिया, खरीद लिया आपको। वो उस परंपरा से शिक्षा या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। आप व्यावसायिक शिक्षा जरूर आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन का निर्माण करने वाली जो शिक्षा है, तो हमारे गुरुजी कहते थे या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वह है जो आपको मुक्त करती है, अज्ञान से मुक्त करती है, अबोध से मुक्त करती है, कष्ट से, पीड़ा से मुक्त करती है। तो विद्या वह है जो आपको मुक्त करती है, आपको फ्री करती है, ठीक है। तो वो आपको गुरु शिष्य परंपरा में जब आप पढ़ेंगे किसी से, गुरु के प्रति जब आपके मन में उस तरह के भाव होंगे, उस तरह का एक विचार होगा कि भाई गुरु जो है, जैसे कि वो कहते हैं ना कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया, है ना। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि भैया गुरु शिष्य परंपरा जो है वह इंपॉर्टेंट है। इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज, जिसमें हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे, और यही आज का पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से आज की रुचि का विषय यही है। यहाँ पर हम एक बार समरी की बात करेंगे, फिर एक बार इसको स्टोरी स्टाइल में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा ही डेटा है बहुत ज्यादा कि भाई फाहियान जो आया, उन्होंने जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या बताया नालंदा के बारे में, उसके अलावा हीनयान आए, इत्सिंग आए। तो ये अलग अलग जो उस समय के विचारक थे, उस समय के जो यात्री थे, ट्रेवलर्स थे, उन्होंने वो भारत में आए, उन्होंने भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा जो कि ज्ञान का केंद्र था। उन्होंने इसके बारे में क्या कुछ बताया है, इस चैप्टर में हमें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अलग अलग लोगों के हिसाब से नालंदा यूनिवर्सिटी का अलग अलग इतिहास है। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये न केवल भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई है, बल्कि धार्मिक जो लोग हुए हैं उनसे भी जुड़ी है। यानी कि इस चैप्टर में हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़ेंगे जो जैन मुनि प्रवर्तक हुए हैं। उसके अलावा महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, और उनके जो शिष्य थे सम्राट अशोक, वो भी किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, और इनके अन्य शिष्य जो थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण में एक आर्थिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके विषय में भी पढ़ेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय कैसी थी, क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्पीच दी है, स्पीच डिलीवर बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रिक्वेस्टेड पीपल टू प्रिजर्व द ग्लोरी ऑफ नालंदा। उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि हमें संरक्षण करनी है, हमें रक्षा करनी है। किस चीज की रक्षा करनी है? तो जो गौरव है, जो गरिमा है नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसे एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा, महावीरा एंड अशोका। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किन किन से जुड़ी हुई है? भगवान गौतम बुद्ध से, भगवान महावीर स्वामी से और सम्राट अशोक से जुड़ी हुई है। मेन सेंटर ऑफ नॉलेज, और भारत का मुख्य केंद्र था ज्ञान का, है ना। देखो ज्ञान और शिक्षा में अंतर है ना। जो व्यक्ति शिक्षित है वो ज्ञानी हो जरूरी नहीं, जो व्यक्ति ज्ञानी हो शिक्षित हो वो जरूरी नहीं।
इसीलिए मैं कहता हूं कि दो वर्ड हमेशा अलग रहते हैं, और मैं इनको बड़ा गंभीरता से कहता हूं जब मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति लिटरेट हो तो कोई व्यक्ति अगर लिखना पढ़ना जानता है तो वो लिटरेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज द फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ विजडम, क्योंकि विजडम यानी बुद्धिमता और ज्ञान यानी नॉलेज, ये चीज लिटरेसी से अलग है। तो हम इसीलिए जब भारत के अंदर देखते हैं ना, तो हम लिटरेसी रेशो की बात करते हैं कि कितने लोगों में से कितने लोग पढ़े हुए हैं। तो लिटरेट लोग कितने हैं, शिक्षित कितने लोग हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं, किसी लिखी हुई चीज को पढ़ सकते हैं और जो उनको पता है उसे लिख सकते हैं। तो शिक्षित मत बनिए, सॉरी लिटरेट मत बनिए, शिक्षित मत बनिए, बल्कि ज्ञानी बनिए। आपको चीजों का ज्ञान होना चाहिए और चीजों के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। रिमेंबरिंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि जो प्राचीन गरिमा है नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसको याद करते हुए द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू अ डिसीजन, बिहार की जो सरकार है उन्होंने एक निर्णय लिया टू एस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत। ये लैंग्वेजेस है दोनों, है ना, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। बिहार की गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि हम यहां पर स्थापना करेंगे मगध अनुसंधान केंद्र का, ताकि पाली और प्राकृत भाषा और साथ ही साथ रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि बौद्धिक जो बौद्ध साहित्य जो है उसके अंदर अनुसंधान किया जा सके, एंड फिलॉसफी और दर्शन का अनुसंधान किया जा सके। इन एंशिएंट डेज, प्राचीन समय में, नालंदा डिड ग्लोरियस वर्क नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो इन यूनाइटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसने बहुत ही गरिमामय, बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य किया, न केवल ज्ञान के क्षेत्र में बल्कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो भाग हैं एशिया के, उनको यूनाइट, उनको एकजुट करने के लिए भी। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशियंस ऑफ द एशियन मेन लैंड। तो जो संदेश था नालंदा का उसे सुना जाता था पहाड़ों को पार करके, समुद्रों को पार करके, एंशियंट यानी एशिया का जो मुख्य भूमि थी वहां पर भी। इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एंशियंट एशिया कॉन्शियसनेस फॉर नियरली 6 सेंचुरीज। तो लगभग 600 वर्षों तक ये एशिया के कॉन्शियसनेस का, एशिया की जागृति का केंद्र बना रहा लगातार 600 वर्षों के लिए। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। तो हिस्ट्री यानी इतिहास जो है नालंदा की, वो कितनी, मतलब डेट्स बैक का मतलब अगर पुराने से पुराने समय में जाके देखें तो इतनी पुरानी है कि जिस समय महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जो हैं वो यहां पर रहा करते थे, उस युग से है। द हिस्ट्री शोज दैट नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा एंड एम्पीरियर अशोका टू द गुप्त एज। इतिहास ये दर्शाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो फ्लोरिश्ड हुई, यानी कि फली फूली, कब से लेकर लॉर्ड बुद्धा और सम्राट अशोक के समय से लेकर के गुप्त काल तक। फाइयान, अब ये देखो अलग अलग यात्रियों का वर्णन बस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइयान जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम थे, यानी कि चाइनीज यात्री थे, विजिटेड नालंदा इन 4th सेंचुरी एडी। 4वीं शताब्दी में उन्होंने नालंदा का भ्रमण किया। इन द 7th सेंचुरी एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पियर हर्षवर्धना, यानी कि, और जो 7वीं शताब्दी थी उस समय में, जिस समय राज्य चल रहा था, रेन चल रहा था सम्राट हर्षवर्धन का, यूनसांग, इनका नाम क्या है, यूनसांग, विजिटेड इंडिया, उन्होंने भी भारत का भ्रमण किया, एंड फाउंड नालंदा एट द हाईएस्ट ऑफ इट्स ग्लोरी, यानी अपने गरिमा के सबसे उच्चतम समय में उन्होंने नालंदा का भ्रमण किया। येनसांग राइट्स दैट, और येनसांग लिखते हैं, द नेम, नाम जो है नालंदा डिराइव्स फ्रॉम नालामदा। तो नालामदा शब्द से नालंदा शब्द बना था, और नालामदा शब्द का क्या तात्पर्य है, द पीस ऑफ माइंड, यानी कि मानसिक शांति देने वाला नालंदा का वह केंद्र है, वह स्थान है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक चैरिटी, यानी कि लोक दान के द्वारा, एंड डोनेशंस, दानों के द्वारा, चैरिटी यानी कि चैरिटी का मतलब भी दान होता है, डोनेशन का मतलब किसी को दान देना, पैसा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी लोगों के दान की सहायता से। द 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, तो यशोवर्मन ने जो 8वीं शताब्दी में लिखा था, उनका लिखित जो प्राप्त होता है, गिव्स फुल डिस्क्रिप्शन, ये उसका पूरा विवरण बताता है, ऑफ विहार्स एंड संघ।
तो विहार के बारे में भी बताता है और संघ के बारे में भी बताता है भारत में। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक वरीज। तो जो शिक्षक थे और जो छात्र थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो पूर्ण रूप से किसी भी तरह की आर्थिक चिंताओं से मुक्त थे। आर्थिक चिंता उनको किसी भी तरह से नहीं थी। टू मेट द रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी देयर वाज अ ट्रस्ट। तो वहां पर एक ट्रस्ट था, एक समूह था लोगों का जो नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी खर्चों का ध्यान रखते थे। द रिसोर्सेज ऑफ इनकम वर द जीस्ट ऑफ लैंड, यानी कि भूमि से जो कर मिलता था वो था इनकम का एक जरिया। बिल्डिंग, वहां का जो बिल्डिंग थी, भवन था। एंड ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस, 100 गांवों का जो कर था, टैक्स था, वो भी उन लोगों को मिलता था। द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इंक्रीज्ड टू 200 विलेजेस बाय द टाइम ऑफ इत्सिंग्स विजिट। तो इत्सिंग ने जिस समय पर विजिट किया, भारत का दौरा किया, तब तक तो पहले जो 100 गांवों का जो टैक्स आता था नालंदा यूनिवर्सिटी के खर्चा उठाने के लिए, इत्सिंग ने जिस समय भारत की यात्रा की तब तक वो बढ़कर के 100 गांवों के टैक्स से बढ़कर के 200 गांवों का टैक्स हो चुका था। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल had taken considerable part in going on the नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जो है, उन लोगों ने कंसिडरेबल पार्ट, यानी कि बहुत ही, जिस पर आप ध्यान दें, इतना भाग उन्होंने लिया था द गोइंग, कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो चलती रहे। नालंदा प्लेड वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। नालंदा जो है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी। बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, द एम्पियर ऑफ जावा हैड अ लार्ज विहार कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्ध। और भगवान बुद्ध जो हैं, उनके प्रति कितना समर्पण का भाव था, किसके मन में? जावा के सम्राट के मन में। उसके लिए उन्होंने एक बड़े से विहार का निर्माण किया था, जिससे वो सब लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकें कि कितना ज्यादा वो नालंदा, कितना ज्यादा वो भगवान गौतम बुद्ध के प्रति समर्पित हैं। दस इस प्रकार नालंदा एंजॉयड इट्स ग्लोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नालंदा जो है उसने एंजॉय किया है, आनंदित किया है अपने आप को, अपनी गरिमा को पूरे संसार में। नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स। नालंदा के अंदर 10,000 विद्यार्थी थे और 1,500 शिक्षक थे। एट द टाइम ऑफ ह्यूनसांग, जब ह्यूनसांग जो है, जब उन्होंने भारत का दौरा किया था। इनफैक्ट वास्तविकता में तथ्य के तौर पर देखें तो नालंदा वॉज देन एन ओनली सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब पूरे विश्व में नालंदा ही एक ऐसा था केंद्र, शिक्षा का केंद्र पूरे विश्व भर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था या हायर एजुकेशन के लिए था, उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज, स्कॉलर्स का मतलब है विद्वान लोग, है ना, विद्वान लोग जो दूर दूर के देशों से आए थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया, है ना, विजिटेड नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। वे नालंदा में अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे और साथ ही साथ बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध साहित्य जो है उसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आते थे। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया। नालंदा के अंदर एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय था। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज हियर स्टडीड द कॉपीज ऑफ मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट एंड ट्रांसलेटेड देम इनटू देयर ओन लैंग्वेज। विद्वान जो थे, जो अलग अलग देशों से आए थे, उन्होंने यहाँ अध्ययन किया और कॉपी की है बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित जो किताबें थी उनको उन्होंने कॉपी कर लिया और उनका अनुवाद किया अपनी खुद की भाषा में। इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, द लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉयड एंड मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट हैड ऑलरेडी फाउंड देयर वेज टू अदर कंट्रीज एंड आर स्टिल देयर। 12वीं शताब्दी के अंदर जो लाइब्रेरी थी उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे जो हस्तलिखित लेख थे, मैन्यूस्क्रिप्ट थे, वे पहले ही अपना रास्ता दूसरे देशों की ओर देख चुके थे और आज भी वे भाषांतरित रूप में या मूल भाषा के रूप में विदेशों में बहुत सारी लाइब्रेरीज के अंदर पड़े हैं। एटलीस्ट कम से कम 100 लेक्चर्स वर डिलीवर्ड एवरी डे। प्रतिदिन 100 लेक्चर दिए जाते थे सभी शिक्षकों के द्वारा नालंदा के अंदर। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि ब्राह्मण लिटरेचर के और जो बौद्ध लिटरेचर है दोनों के ही, फिलॉसफी के, दर्शन के, साइंस यानी विज्ञान के, एंड आर्ट और कला के,
वर द सब्जेक्ट्स एट द सिलेबस, यानी यही सारे विषय थे वहां पर सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। वेदास एंड अलाइड लिटरेचर, वेद और उनसे जुड़े हुए जितने भी साहित्य हैं, वर ऑल्सो टॉट एंड रेड देयर, उन्हें भी वहां पढ़ाया और पढ़ा जाता था। इन द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर ग्रामर यानी कि व्याकरण, लॉजिक यानी कि तर्क, मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान, हैंडीक्राफ्ट्स हस्तकला वर कंपलसरी, ये सारे के सारे अनिवार्य सब्जेक्ट थे। वाइल द स्टडी ऑफ फिलॉसफी, जब भी आप दर्शन का अध्ययन करें या धर्म का अध्ययन करें, वॉज वंस ओन स्पेशल इंटरेस्ट, यानी कि आप फिलॉसफी या धर्म कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी रुचि पर निर्भर करेगा, लेकिन आपको व्याकरण से लेकर के ये सारे के सारे अनिवार्य विषय तो वहां पर पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। द नॉलेज ऑफ ग्रामर इनेबल्ड स्टूडेंट टू गेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि जब विद्यार्थियों को व्याकरण की जानकारी होती है तब उन्हें बहुत मास्टरी यानी कि महारत मिल जाती है भाषा में। लॉजिक टॉट देम टू जज एवरी इशू रेशनली, तर्क जो है उनकी सहायता करता था कि वे न्याय कर सकें, जज कर सकें हर एक मुद्दे पर रेशनली, यानी कि एक विचारशील व्यक्ति के तौर पर, वैचारिक तौर पर और बुद्धिमत्ता के तौर पर। मेडिकल साइंस एनेबल्ड देम टू कीप देमसेल्व्स इन परफेक्ट हेल्थ, मेडिकल साइंस उनकी सहायता करता था कि वे उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। हैंडीक्राफ्ट वॉज कंपल्सरी टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हस्तकला जो है बहुत ज्यादा आवश्यक थी उनके लिए कि भाई वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सकें। येनसांग स्टडीड लॉ, योगा, फोनेटिक्स एंड पाणिनीज ग्रामर, येनसांग जो है उन्होंने कानून का अध्ययन किया, योगा का अध्ययन किया, फोनेटिक्स कहते हैं उच्चारण विज्ञान, किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है वो फोनेटिक्स में आता है। और पाणिनि की जो ग्रामर थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, यहाँ तो दे नहीं रखा, मैंने तो पढ़ी है ना पाणिनि ग्रामर, पाणिनि का व्याकरण मैंने पढ़ा है, पाणिनि की व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह है ना, तो उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। एट द फीट ऑफ आचार्य शीलभद्र, शीलभद्र के आचार्य शीलभद्र जी जो हैं उनके चरणों में बैठकर। द चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कि चांसलर थे यानी कि सबसे प्रमुख, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हो ना स्कूल में, वो थे, वो चांसलर थे। बिसाइड स्टडीज इन लिटरेचर एंड रिलीजन, जो साहित्य या धर्म का अध्ययन होता है उसके अलावा नालंदा वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स, अच्छी जो कलाएं हैं, उत्तम कलाओं का भी एक केंद्र था। इट इज ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज ऑल राउंड इन विच रिलीजन, फिलॉसफी, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट हैड इक्वल इंपॉर्टेंस। ये सत्य है कि जो नालंदा की अचीवमेंट थी वो थी ऑल राउंड, मतलब ऑलराउंडर यूनिवर्सिटी थी वो, जहां पर धर्म भी पढ़ाया जाता था, दर्शन भी, भाषा भी, और साथ ही साथ हस्तकला जो है उसको भी समान रूप से वहां पर महत्व दिया जाता था। वी शुड एम एट रिसीविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द पास्ट एंड रीएस्टैब्लिश नालंदा, हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम रिवाइव करेंगे, रिवाइविंग का मतलब है पुनर्जीवित करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे एजुकेशनल सिस्टम का, यानी कि जो आपका शैक्षणिक तंत्र है उसका, जो प्राचीन समय के, पास्ट का, भूतकाल का, जो रीस्टैब्लिश मतलब जो पुराने समय का था, और हम रीस्टैब्लिश करेंगे, पुनः निर्माण करेंगे, पुनर्स्थापना करेंगे नालंदा की एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन एंड साइंस, जहां पर फिर से कला, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो गाइस चैप्टर के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सारी की सारी चीजें कुल मिलाकर के एक ही तरफ हमें इंगित कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो विश्व की महानतम यूनिवर्सिटी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि महानतम यूनिवर्सिटीज में से एक थी, नहीं, वह अपने आप में महानतम थी, क्योंकि उससे बड़ा और कोई वहां पर भारत क्या पूरे विश्व में कोई उच्च शिक्षा का ऐसा कोई केंद्र नहीं था। जिस समय वहां की लाइब्रेरी को जलाया गया तो कहते हैं कि कई महीनों तक वहां पर वो, मतलब इतनी किताबें थी कि कई महीनों तक वो चलता रहा। तो भारत का एक जो गरिमामय भूत है या गरिमामय इतिहास है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो यहाँ पर यात्री आए और उन्होंने जो वर्णन किया, उस वर्णन के आधार पर अगर हम देखें तो ऐसी संस्था पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं थी, और शायद कहीं और होने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह के विद्वान, जिस तरह के स्कॉलर्स, खास करके धर्म के क्षेत्र में, खास करके दर्शन के क्षेत्र में भारत में हुए हैं, उतने उस समय तक विश्व के किसी भी क्षेत्र में नहीं थे। यानी कि जहां पर सभ्यता और संस्कृति दूसरे देशों में
विकसित होना या तो शुरू हो रही थी या तब तक उन्हें सभ्यता और संस्कृति का मतलब भी नहीं पता था। ज्यादातर लोग कबीलों के रूप में रहा करते थे। ऐसे समय में भारत के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा था, जिसका वर्णन हमें अलग अलग विश्व यात्रियों के लेख के द्वारा मिलता है। तो एक बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें उसी चीज को रीस्टैब्लिश करना है, उसी चीज की पुनर्स्थापना करनी है, और उस पुनर्स्थापना को करके हमें नालंदा यूनिवर्सिटी को उसी गौरवपूर्ण स्थान पर वापस ले जाना है। तो ये हमें गाइस इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस कल से हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और मेरा जो फेवरेट पार्ट आने वाला है वो आएगा महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी से संबंधित। चलिए तो देखते हैं, आप बताइएगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपका फेवरेट पार्ट कौन सा बनता है। मेरा फेवरेट पार्ट वो वाला है। चलिए तो कल मिलते हैं गाइस, और कल इसको टाइम पर देखेंगे। बस आप लोगों को हमें थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके रिलेशन में कोई भी जो 9 to 12th की अपनी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप जरूर हमारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। टिल द टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।